हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे बेलारूस और पोलैंड के जो बॉर्डर पे जो क्राइसिस हो रहा है, रिफ्यूजी क्राइसिस का जो प्रॉब्लम चल रहा है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में हुआ क्या कि पोलैंड और जो बेलारूस के बॉर्डर पे कुछ रिफ्यूजी जो मुस्लिम कंट्री से आते हैं या इस्लामिक को फॉलो करते हैं, उस लोग जो हैं वो पोलैंड के बॉर्डर पे आ गए और यूरोप में एंट्री करना चाहते हैं। आई डोंट नो, क्योंकि उनके कंट्री में बहुत ज़्यादा अभी इशू चल रहा है। एक्चुअल में ये लोग आ कहाँ से रहे, ये भी यदि हम देखें पोलैंड, इस पे पोलैंड की ओर से क्या रहा, पोलैंड ने अपने बॉर्डर को पूरा सील कर चुका है, बॉर्डर को बंद कर दिया है। और जबकि पोलैंड जो है एक यूरोपियन यूनियन का एक पार्ट माना था, जबकि यूरोपियन यूनियन भी इसके अगेंस्ट में बोला हाँ सही है, आप ये कर सकते हो। और पोलैंड भी अपनी जगह पर सही है, क्योंकि ऑलरेडी यूरोप में रिफ्यूजी का ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और इसका ये लोग कहाँ से, मेरे को हम लोग पहले ये जानते हैं। एक्चुअल में ये लोग जो मैक्सिमम जो आ रहे हैं, इराक, अफ़गानिस्तान, सीरिया, इन सभी लोकेशन से ये लोग अपना उठ के आते हैं। जितने भी आप बोल सको तो मैं आपको दिखा दूँ ये लोग कहाँ से आते हैं। ये रहा, देखिए, अल्जीरिया, नाइजीरिया, लीबिया, इजिप्ट, सीरिया, इराक, रियान, अल्जीरिया, इन सभी लोकेशन से ही आते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये ऐसा लोकेशन है जहाँ पे सालों भर, पूरे साल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते हैं और यहाँ के लोग हमेशा इसी सब में पड़े रहते हैं। आपको बीच में पता होगा कि इज़राइल और इसमें हमास में भी हुआ था इशू, क्योंकि आपस में एक इज़राइल एक क्रिश्चियन कंट्री है और पास में उन लोग मुस्लिम कंट्री है, इसलिए आपस में इशू हुआ। बट आप सब बोलो कि ये सारे लोग ये टर्की को क्रॉस करके और यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, इन सब को क्रॉस करके ये डायरेक्ट बेलारूस के पास कैसे पहुंच गए, कंट्री में कैसे पहुंच गए। और बेलारूस के साथ ये पोलैंड का जो आप बॉर्डर देख रहे हैं, दिखाता हूँ, ये बेलारूस और पोलैंड का जो बॉर्डर है, ये बीच में जो क्रॉस लाइन है, यहाँ पे कैसे पहुँच गए ये लोग, और यहाँ पे इतना इशू क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके बारे में आपको भी जानना चाहिए। एक्चुअल में हुआ क्या है आपको बता दूँ कि जब ये सारे यूरोपियन यूनियन क्या है, यूरोपियन यूनियन एक संगठन है जिसमें जितने भी क्रिश्चियन कंट्री है, जितनी ये सारे कंट्री है, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, लिथुआनिया, इटली, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, जर्मनी, नेदरलैंड, डेनमार्क, पहले यूनाइटेड किंगडम था बट अभी वो यूरोपियन यूनियन से हट चुका है। ये लास्ट बोरिस जॉनसन आने के बाद उन्होंने यूरोपियन यूनियन से हट गया। और ये सारे कंट्री है जिसमें पोलैंड भी आता है। तो यूरोपियन यूनियन ने क्या किया कि बेलारूस और रशिया के ऊपर एक प्रतिबंध लगा के रखा है कि आप हमारे देश के साथ कोई ट्रेड नहीं कर सकते हैं, किसी तरह का बिजनेस व्यापार नहीं कर सकते हैं। जिसके रिस्पांस में ये बेलारूस और रशिया का एक, रशिया बेलारूस, पहले रशिया भी बेलारूस के पार्ट था, जब सोवियत यूनियन अलग होने के बाद ये अलग देश बन गया। बट ये बहुत जल्द हो सकता है, माना जा रहा है कि बेलारूस रशिया के अंदर फिर से मिल जाएगा। बट एक्चुअल में ये दोनों क्या हुआ कि इन लोगों ने यहाँ से एक फ़्लाइट किया, इन सारे रिफ्यूजी को उठा के डायरेक्ट सीधे यहाँ बेलारूस के पास यहाँ पे छोड़ दिया, पोलैंड के बॉर्डर के पास छोड़ दिया। और हाथ में एक जो कटर होता है, जो बॉर्डर का जो रिंग मान सकते हो या तार कटर, वहाँ पे जाके उसे वहाँ पे छोड़ दिया गया। अब वो कट इंटर करा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि सारे पुलिस वाले जो हैं वहाँ पे, बेलारूस के पुलिस फोर्स जो है, देख सकते हैं बेलारूस के पुलिस फोर्स जो है, ये सारे उस पे करीब 15 से 20 हज़ार पुलिस पोलैंड के वहाँ बॉर्डर पे छोड़ दिए हैं, जिससे इन सबको रोका जाए। और उसकी वजह से वो लोग क्या कर रहे हैं, उसकी जगह जो आंसू गैस होते हैं और प्लास्टिक बुलेट होता है, ये सभी का यूज करके उन सबको रोक रहे हैं, जिससे वो इंटर ना करे। अभी बहुत ज़्यादा इशू ये बहुत टाइम से चल रहा है, मैं वीडियो अभी लेट से बना रहा हूँ, बट अभी राइट नाउ सिचुएशन क्या है इसके बारे में भी हम जान सकते हैं। अभी राइट नाउ सिचुएशन क्या चल रहा है, बट ये जानने से पहले हम जानते हैं इस पे यूरोपियन यूनियन का कहना क्या है। यूरोपियन यूनियन मानता है कि ये एक टाइप का हाइब्रिड अटैक है, मतलब बेलारूस और रशिया के द्वारा किया गया एक रिफ्यूजी हाइब्रिड अटैक, जो इन फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हर कंट्री में बढ़ने वाला है।
तो इन सभी मिलके यूरोपियन यूनियन के कंट्री पे इस तरह का रिफ्यूजी का क्राइसिस बढ़ा देंगे, रिफ्यूजी इतना ज़्यादा बढ़ा देंगे जिससे वहाँ पे पॉपुलेशन का इशू होगा, इकोनॉमी का प्रॉब्लम होगा बहुत सारे। तो इसीलिए यही यूरोपियन यूनियन इसे गलत मान के वो सपोर्ट कर रहा है पोलैंड को, उसे रोक रहा है। बट यही यूरोपियन यूनियन का कहना था जब म्यांमार का इशू आया था। म्यांमार में जो रोहिंग्या मुस्लिम के साथ जब इशू हुआ था, आपको पता है म्यांमार कहाँ है और रोहिंग्या मुस्लिम का इशू क्या था। ये रहा म्यांमार जो हमारा पड़ोसी कंट्री है। यहाँ पे क्या हुआ था, बुद्धिस्ट और रोहिंग्या मुस्लिम के बीच में इशू हुआ था, जिसमें क्या हुआ कि ये दोनों में आपस में इशू हुआ और रोहिंग्या मुस्लिम सुनते हैं कि बुद्धिस्ट की किसी लेडी के रेप कर दिया लड़की को, और ये इशू बहुत टाइम से चल रहा था, जिस पे क्या हुआ बुद्धिस्ट एक्शन में आए और इन सबको बहुत मारा गया। और रोहिंग्या मुस्लिम भी बहुत बम वम गोली वोली लेके भी थे, वो लोग भी लड़ाई किए। बट नो डाउट वहाँ मेजोरिटी ऑफ बुद्धिस्ट का था, पुलिस उसके सपोर्ट में थे, मिलिट्री उसके सपोर्ट में थे, तो उन लोगों ने उसे मार के भगा दिया। जिसमें उसका रिफ्यूजी से क्या इशू हुआ कि वो कुछ बांग्लादेश में चले गए, कुछ थाईलैंड की ओर भागे, कुछ मैक्सिमम बांग्लादेश में जाके वो लोग रिफ्यूजी बने, वही आके फिर इंडिया में आए। इंडिया में कोलकाता की ओर आए। कोलकाता हमारे देश में कैसे हैं आप बोल सकते हो, आपको पता है बॉर्डर सटा हुआ है, मणिपुर, नागालैंड, असम, यहाँ से होते हुए बंगाल में एंटर किया, और अभी जाके मैक्सिमम रोहिंग्या मुस्लिम माना जाता है कि वो कश्मीर में जाके बसे हुए हैं। और आपको पता है हमारा जो सर का ताज कश्मीर, भारत का, जम्मू एंड कश्मीर में जाके वो अभी फ़िलहाल बसे हुए हैं। और कोशिश किया जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि उन सभी को भी डिपोर्ट करने का, क्योंकि 10,000 करीब रोहिंग्या मुस्लिम को देखा गया इंडियन गवर्नमेंट डिपोर्ट करेगा, क्योंकि जिसके वजह से रोहिंग्या मुस्लिम आने की वजह से वहाँ पे क्राइम रेट भी बहुत बढ़ गया। और पाकिस्तान इन रोहिंग्या मुस्लिम का इस्तेमाल करके और कश्मीर में बहुत ज़्यादा इशू भी खड़ा कर रहा है। ये चीज़ तो चलो ये रोहिंग्या हमारा इशू है, बट यहाँ पे पहले का स्टेटमेंट यूरोपियन यूनियन का एक था, बट अभी स्टेटमेंट एक अलग है। जब इसी को कहा जाता है हिपोक्रेसी, जब अपने पे आता है तो आप बोलो कि नहीं ये हाइब्रिड वॉर है, ये बेलारूस और रशिया के द्वारा हम पे किया जा रहा है। और जब हम पे आ रहा था, इंडिया पे आ रहा था, तो बोल रहे थे कि दरिया दिल का दिखाओ और उसे अपनाओ। आई डोंट, चलो ये अपना अपना होता है, जब अपने पे आता है सबका वही इश्यू होता है। और यदि माना जाए तो ये यूरोपियन यूनियन क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये सारे क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखा गया है कि जब भी बॉर्डर क्राइसिस और इस टाइप के रिफ्यूज़ी यूरोपियन यूनियन में आए हैं, तो वहाँ पे क्राइम रेट एवरी ईयर क्राइम रेट हमेशा ही बढ़ते जा रहा है, और हर जगह पे ही बढ़ता है रिफ्यूजी। क्योंकि आप देखो कि जितने भी कंट्री हैं हमारे देश वर्ल्ड में माने तो, जैसे जहाँ से ये लोग आ रहे हैं, ईरान से नहीं आते, इराक, सीरिया, इजराइल, इजिप्ट, यहाँ से जो आ रहे हैं ये लोग ईरान में क्यों नहीं जाते हैं, सऊदी में क्यों नहीं जाते हैं, यूनाइटेड अरब में क्यों जाते हैं, जबकि ये लोग थोड़ा सा डेवलप्ड है। टर्की में क्यों नहीं उतना जाते हैं, क्योंकि टर्की ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिफ्यूजियों को अपने पास रखते हैं, बट इन सब कंट्री में क्यों नहीं जाते, क्योंकि इनको पता है कि इन लोगों में एक और इशू आता है कि ये लोग तो फुल मेजोरिटी मुस्लिम कंट्री है, मतलब 98% मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री, बट इनमें इशू ये है कि सिया सुन्नी का भी इशू है। जैसे ईरान सऊदी में एक सिया सुन्नी का इशू है। इन लोगों का सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होता है कि ये लोग सिया यदि कंट्री है, मेजोरिटी है, मान लीजिए 70% सिया है, तो वो लोग सुन्नी को रहने ही नहीं देंगे देश में। या आप सुन्नी पूरा सिया में कन्वर्ट हो, या गोली मार के मार देगा, या आपको देश से निकाल देगा। मतलब उसे 100% वो लोग चाहते हैं कि मेरा कंट्री सिया हो या 100% सुन्नी हो। इन लोगों का इशू इसी की वजह से क्या होता है, इनमें इतने ज़्यादा क्राइसिस होते हैं जिसकी प्रॉब्लम होता है। और रिफ्यूजी का और एक कारण होता है, क्योंकि सीरिया, इराक, इन सब में क्या हुआ है, इजराइल नहीं बोलूँगा, सीरिया, इराक, इनमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा इशू एक और देखा जाता है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो थोड़ा सा एजुकेटेड है, जो चाहते हैं नहीं एक शांत प्रिय प्लेस चाहिए, तो वो लोग भी चाहते हैं कि मैं यहाँ से रिफ्यूजी हट के और किसी एक अच्छे कंट्री में जाऊँ, यूरोपियन यूनियन कंट्री में जाऊँ। क्योंकि उनको पता है सऊदी और इराक वाले, ईरान वाले लेने वाले नहीं है, टर्की लेने वाले नहीं है, क्योंकि ये लोग भी एक इस्लामिक कंट्री में आते हैं, और ये लोग भी सोचते हैं कि हमारे यहाँ शिया सुन्नी का इशू होगा।
तो ये लोग क्या होता है कि यूरोपियन यूनियन जाना चाहता है, और वहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा लोग पढ़े लिखे हैं और बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि नहीं हम भी मतलब इन सब से दूर रहे, और वहाँ शांति भी रहता है बहुत ज़्यादा, इसीलिए लोग चाहते हैं वहाँ जाए। तो प्रॉब्लम ये भी हो रहा है। बट देखा जाए पॉपुलेशन की, जो एवरी ईयर जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है हर कंट्री में मुस्लिम का, ये रिफ्यूजी की वजह से जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन जो हर कंट्री का जो है, आप मान लेते हैं हम कुछ बड़े बड़े कंट्री का बात करें या एक इस्लामिक कंट्री की भी और एक नॉन इस्लामिक कंट्री की भी बात करें, वहाँ मुस्लिम की जनसंख्या का ग्रोथ क्या होगा। और देखते हैं, यदि अफ़गानिस्तान जो हमारे हाल फिलहाल में चर्चे में था, जहाँ पे तालिबान बहुत ज़्यादा कैप्चर कर लिया है और उसे अपना रूलिंग कराता है, बट उनके वो चलाने का औकात नहीं है, बट चला रहे हैं। वहाँ पे बात करें 2090 से लेके, जो फिफ्थ रिसर्च सेंटर का रिसर्च है, जिसमें 2090 से लेके 2010 में भी सेम था, 2030 में भी 99.8% ही मुस्लिम पॉपुलेशन है। और यदि हम इससे आगे बढ़े, कुछ बड़े बड़े कंट्री का ही लेंगे, हम छोटे बाकी कंट्री का नहीं पकड़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया का बात करें, देखिए ऑस्ट्रेलिया एक क्रिश्चियन कंट्री है, बट वहाँ पे भी मुस्लिम की जनसंख्या माना जाता है 1990 में 0.9 था, तो 10 में 1.90 हो गया, और 2030 में 2.8 हो गया। मतलब मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम वहाँ पे बढ़ रहा है। अजरबैजान हुआ, अजरबैजान देखिए एक मुस्लिम कंट्री है, बट वहाँ पे मुस्लिम की जनसंख्या उल्टा बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। जहाँ मुस्लिम की कंट्री की जनसंख्या कम है, मेजॉरिटी में है, जहाँ माइनॉरिटी में है, दोनों ही जगह पे मुस्लिम की जनसंख्या इस रिफ्यूजी की वजह से बढ़ा है। हमारे पड़ोसी देश जो बांग्लादेश है, वहाँ पे देखा जाए तो 1990 में 88% मुस्लिम था, वही 2010 में 90% हो गया, 2030 तक माना जाता है 92% हो जाएगा। ये सारे में पहले कुछ ऐसे से भूटान का बात करें, जैसे 1% था, भूटान में उतना ज़्यादा मेजोरिटी बढ़ नहीं रहा है मुस्लिम की, बट जनसंख्या पब्लिक में परसेंटेज में उतना ये अंतर नहीं आ रहा है। ब्राज़ील का जो बात करें, वो भी एक बड़ा कंट्री है, उसमें भी उतना चेंजेस नहीं है, मतलब एक फिक्स है, मुस्लिम की जनसंख्या कम नहीं हो रहा है, नहीं बढ़ा है ब्राज़ील में। और कनाडा का बात करें तो उसमें देखिए बढ़ रहा है, मुस्लिम परसेंटेज 1.1 था 1990 में, 2010 में 2.8 था, 30 में 6.6% है। और यदि हम आगे चले चाइना में बात करें तो वहाँ पे भी बढ़ रहा है, 1.5, 1.8 और 2.1 तक जाने की संभावना है। जबकि चाइना इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन रखता है अपने मुस्लिम कंट्री में, जो मुस्लिम लोगों को, जैसे वहाँ का जो इशू है आप सबको पता होगा, वहाँ पे रोहिंग्या मुसलमान के साथ क्या हो रहा है, तब भी वहाँ पे ग्रोथ है। और इससे आगे मैं बात करूँ तो डेनमार्क जो एक क्रिश्चियन कंट्री है और बहुत ही शांति प्रिय लोग रहते हैं वहाँ पे, और मुझे भी बहुत अच्छा कंट्री लगता है। वहाँ पे भी पॉपुलेशन की जनसंख्या 5.6 है, जिसके वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइम रेट भी आजकल सुनने को मिल रहा है, धीरे धीरे पहले के मुकाबले बढ़ने चला है। जस्ट ये रिफ्यूजी के कारण इशू आता है और कुछ नहीं। और हम आगे चलते हैं, फ्रांस में भी देख सकते हैं आप, पहले 1 था 90 में, और 2010 में 7.5 था, 2030 में 10.3 होने के चांसेस है। तो ये फ्रांस में भी एक बढ़ ही रहा है। और यदि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया हमारा आता है, इंडिया 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 इसकी 2090 में 11 पॉइंट था, 2010 में 14.6 हो गया, 2030 में 15 के होने के चांसेस है। इंडोनेशिया जो एक इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पे 2090 में 87 था, और 2010 में 88 हो गया, 2030 तक 88.0 रहेगा। मतलब वहाँ पे भी ग्रोथ ही में ही चल रहा है इंडोनेशिया इस्लामिक होने के दौरान। ईरान का भी बात करें, देखिए यहाँ पे ईरान एक मुस्लिम कंट्री है, और वहाँ पे 99% ऑलमोस्ट रहेगा, वहाँ कम होने की कोई चांसेस नहीं है, उल्टा परसेंटेज में और थोड़ा बढ़ेगा ही पॉइंट में। इराक में भी आप देख रहे हैं बढ़ ही रहा है। आयरलैंड में एक क्रिश्चियन कंट्री है, तब भी वहाँ मुस्लिम की जनसंख्या बढ़ रहा है। तो ये एक इटली में ये एक इशू है कि हर कंट्री आप देखो तो वहाँ पे जो इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पे इस्लाम की जनसंख्या को बढ़ाया जा रहा है, और मतलब बढ़ते जा रहा है। और जो माइनॉरिटी है वहाँ पे भाग रहे हैं, रिफ्यूजी बन रहे हैं, या मारे जा रहे हैं, या कन्वर्ट होते हैं। हमारे पाकिस्तान, पड़ोसी का पाकिस्तान ही देख सकते हैं आप, वहाँ मुस्लिम की, हिंदू की जनसंख्या कितनी थी और आज के डेट में क्या है। बांग्लादेश की बात करें तो आज की कितनी है, पहले की थी, अभी क्या है। बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। और यही चीज़ इस्लामिक कंट्री की बात करें, या जहाँ इस्लाम मेजॉरिटी में, वहाँ की बात करें, तो वहाँ पे हर साल, एवरी ईयर या एवरी
10 साल में मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम जो मेजॉरिटी ही और बनते जा रहे हैं और नॉन माइनॉरिटी जो है और माइनॉरिटी में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा इशू है। और अभी राइट नाउ यदि हम उस पॉइंट पे आए तो जो पोलैंड और बेलारूस की इशू जो रिफ्यूजी का, तो अभी राइट नाउ सुनने को मिला है कि 100 ऑफ द माइग्रेंट फ्लू होम टू इराक में जाने का वो जा रहे हैं, सफरिंग करके बहुत ज़्यादा इशू करके इशू हुआ, उन लोगों को वापस जा रहे हैं। गलती मैं उन लोगों का नहीं करूँगा, उन सबको नहीं बोलूँगा जो पढ़े लिखे हैं, जो अच्छे काम में अपना योगदान देते हैं और एक शांति प्रिय ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। हमें उन लोगों का कभी गलत नहीं सोचता, बट इसके थ्रू आप गलत इंटेंशन से किसी और देश में जाओ और वहाँ पे जाके क्राइम रेट बढ़ता है। जैसे कि हम लोग का इशू क्या है, यदि हम किसी और के घर में जाए और वहाँ पे जाके अपना दखल दिखाए और वहाँ पे क्राइम रेट करें, तो ये आई थिंक ये जस्टिफाई नहीं होता है। वहाँ पे हमें उसी पोलाइट के साथ उनके हिसाब से रहना चाहिए, क्योंकि वो उन्होंने हमें शरण दिया है। तो ये चीज़ ये इन लोग को समझ में नहीं आता है। और हम अपना एक इंसिडेंट भी बताऊं, पर्सनल इंसिडेंट बताऊं कि हमारे पास एक्चुअल में मैं बंगाल से बिलोंग करता हूं, तो मेरा फ्रेंड है एक्चुअल में वो बंगाली है और उन्होंने शादी एक बंगाली बांग्लादेश की लड़की से शादी किया था। तो बांग्लादेश के लड़के से शादी किया, वापस यहाँ पे फुल फैमिली यहाँ शिफ्ट हो गया, लड़की की भी फैमिली पूरा शिफ्ट हो गया यहाँ। और उसका एक भाई भी था जो छोटा था, वो अब पढ़ाई शुरू किया, एक क्लब ज्वाइन किया। क्लब में ज्वाइन करने के बाद मतलब पास में पार्टी का क्लब होता है, वो जब बड़ा हो गया, अभी जस्ट बड़ा हो गया, वही सभी को धौक दिखा रहा है। और अब एक लीडर टाइप का सबको होता है ना, जो दिखाना है तुम मेरा क्या कर लेगा, वो मतलब इस टाइप का।